खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आज 10 फरवरी हफ्ते का पहला दिन सन 2025 है। इस उम्मीद के साथ आपके सामने कि आपको हर उन खबरों से बाखबर किया जाए जो इस वक्त अहम तरीन खबरें रोनमा हुई है। कल से लेकर अभी तक यानी रात गिरगे से अभी तक बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीका, ईरान, फलस्तीन और दीगर ममालिकों के अंदर जो सरगर्मियां हुई हैं वो बयानात इंतहाई दिलचस्प है। उन बयानात के बीच मशरिकी वस्ता की क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आज वज़ीर आज़म साहब बैरून मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। रोहिंग्याओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, मामला है क्या और आज ये सुर्खी क्यों बन रहा है, इस पर भी हमारी गुफ्तगू आपके साथ आज होगी। न सिर्फ इतना बल्कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल के हवाले से भी आज हम आपके सामने बात रखेंगे। आखिरी 15 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे। जब हमारी फोन लाइन्स खुलेंगी आप कॉल करेंगे। 9:45 के फौरन बाद हमारे तीनों नंबर्स आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आप कॉल करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, मसाइल मामलात हुकूमत की नजर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज को सुने, मसला हल हो। तो याद रखिएगा कि टीवी पर तो आप हमें पूरे एंटायर इंडिया के अंदर देख रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ कैसे ज्वाइन करेंगे? हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बराह रास्त नशियात तो चलती रहती है, लेकिन आप QR स्कैन कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से टीवी की बराह रास्त नशियात जो है वो देख सकते हैं दुनिया भर में कहीं पर भी। तो ये तमाम रिश्ते, राब्ते आपके साथ हमें और मजबूत करते हैं और आपकी बात जो हम तक आती है इन राब्ता साइटों के जरिए से, उससे हमें मजबूती मिलती है हर दिन आपके सामने दोबारा हाजिर होने की। तो फिलहाल पड़ाव पहला है और ओपनिंग होती है जी हिस्ट्री के साथ। हम तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं और माजी की याद को ताज़ा करते हैं और आपके सामने कुछ अहम तरीन वाक़ात रखते हैं। आज भी ये सिलसिला रहेगा। मेरे साथ आसिफ रशीद है स्टूडियो में मौजूद, जो हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का करेंगे आगाज। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन, मंडे है, साल 2025 और आज फरवरी की 10वीं तारीख है। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज आपको बताएंगे कि 10वीं तारीख को अहम तरीन वाक़यात, कुछ बड़ी घटनाएं आज के दिन हुई हैं माजी में। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी तारीख में चंद अहम तरीन वाक़यात हमारी तरजीह रहती हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी प्राथमिकता है कि आप तक पहुँचाई जाए। आज एक बार फिर से सूरज की नई किरणों के साथ प्रोग्राम का एक नया शुमारा शुरू हो रहा है। तो फॉर्मेट के मुताबिक ही शराइत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। दिन आज का ही था, यानी 10 फरवरी का। 1763 में फ्रांस के हिंदुस्तान के माबैन एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद 10 आप कह सकते हैं कि जंग का खात्मा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ये जो पेशरफ थी या जो मुआहिदा था वो तारीखी इस एतबार से भी माना जाता है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात न सिर्फ बेहतर हुए बल्कि कई और ममालिक इस मुआहिदे के बाद मुतासिर हुए। आज भी मजीद आप देखेंगे कि जब वज़ीर आज़म का दौरा है, आगे चलकर खबर बताएंगे कि इस मुआहिदे के मुताबिक ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 1818 में अंग्रेजों और मराठों के दरमियान तीसरी और आखिरी जंग रामपुर के अंदर हुई। 1840 में मलका विक्टोरिया ने आज ही के दिन प्रिंस एल्बर्ट से शादी की थी। तारीख 10 फरवरी की आती है। 1846 में बरतानवी फौज ने सिखों को सबराउन की लड़ाई में शिकस्त दी। 1859 में जनरल हॉर्स फोर्ड ने आज ही के दिन अवध की बेगम और नाना साहिब की बगावत को फरोग दिया और कहा जाता है कि बड़ा उलटफेर 1859 में इस वाक़े के बाद हुआ जो 10 फरवरी को किया गया। साल 1921 महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का इफ्तिताह आज के दिन किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 10 फरवरी 1929 में JRD टाटा पायलट का लाइसेंस पाने वाला पहला हिंदुस्तानी आज के दिन बने। जर्मनी के तानाशाह या हिटलर ने आज ही के दिन मार्क्सवाद को खत्म करने का ऐलान किया था 1933 में। दिन आज का था 1933 में। 1959 में अमेरिका के सेंट लुइस में तूफान से 19 लोगों की मौत हुई और 265 अफराद जख्मी आज के दिन। 1961 में सोवियत यूनियन या USSR ने मगरबी कजाकिस्तान में न्यूक्लियाई तजर्बा आज के दिन किया। ये टेस्ट था, वो टेस्ट जिसने अमेरिका के सामने कहा जाता है कि इसके बाद कई तरह के चैलेंजेस खड़े किए। 1691 में कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कायम किया गया था और आज ही के दिन 1616 में कलकत्ता के बानी
जाब चरनाक का इंतकाल हुआ, उनकी भी आज बरसी है। तो ये अहम तरीन वाकयात, वैसे तो एक तवील फहरिस्त रहती है, लेकिन चंद एक मालूमात आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे में रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में पहला नुक्ता या पहला जो पॉइंट था वो आपके सामने हमने रखा फ्रांस और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और आज के दिन एक एग्रीमेंट भी हुआ था। और सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसका लेना देना भी या उसका ताल्लुक भी भारत और फ्रांस के ताल्लुकात के साथ है। वज़ीर आज़म का अहम तरीन दौरा, न सिर्फ फ्रांस का बल्कि अमेरिका भी वो जा सकते हैं, मुलाकातें होंगी आइंदा 2-3 दिनों के दौरान। शुरुआत जरा इसी खबर के साथ, बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों के बाद हम मकामी खबरों पर आएंगे। चलिए जनाब, खबर का आगाज आज मुल्क के वजीर आजम के दौरे गैर मुल्की दौरे के हवाले से करते हैं। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक वजीर आजम आज फ्रांस के दौरे पर बाद सपहर रवाना हो सकते हैं। शाम को आज वजीर आजम फ्रांस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और रवानगी से कबल वजारत खारजा और वजीर आजम दफ्तर की तरफ से इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया गया है कि फ्रांस और भारत 2-3 अहम तरीन मुआहिदों पर दस्तखत भी कर सकते हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के मामले पर मजीद गहराई के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। न सिर्फ ये कि मुआहिदे तय पाए जाएंगे बल्कि वजीर आजम उस अहम तरीन इजलास का हिस्सा भी बनेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के नाम से रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के जो लोग हैं, जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, वो इस इजलास का हिस्सा बनने जा रहे हैं फ्रांस के अंदर, और फ्रांस इसकी मेजबानी कर रहा है। वजीर आजम को चेयर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट को, जो जहां पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहेंगे। भारत और फ्रांस के दरमियान मामलात और मुज़ाकरात को मज़ीद वसी करने के लिए गुज़श्ता दिनों दफ्तर खारजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखा, जिसके बाद ये इतलात और ख़बर सामने आ रही है कि अहम तरीन बयानात कल आ सकते हैं। और उसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए इंतहाई अहम होगा, इस मुआहिदे पर भी दस्तखत होंगे। इंडिया फ्रांस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉपरेशन इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत दोनों मुल्क ये डिक्लेयर करेंगे कि 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर मनाया जाएगा। और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर लोगो जो डिज़ाइन किया गया है उसे भी अनवील किया जाएगा। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ से ये हो रहा है और दूसरी तरफ से AI समिट, जिसके अंदर अमेरिका के नायब सदर आ रहे हैं, चीन के सदर खुद मौजूद रहेंगे, यूरोपियन कमीशन के सदर वहां पर मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ जर्मन के चांसलर वो मौजूद रहेंगे, भारत के वजीर आज़म यहाँ पर रहेंगे और दीगर मुल्कों के मजीद रहनुमाओं को भी इस इजलास के अंदर दावतनामा गया है। फ्रांस के अंदर कल से यह इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और आज शाम को वजीर आज़म फ्रांस के दौरे पर रवाना होंगे। इधर दफ्तर खारजा की इतलात और खबरों के मुताबिक जब फ्रांस का दौरा मुकम्मल होगा तो फिर अमेरिका के दौरे पर वहीं से रवाना भी होंगे। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद वजीर आज़म उनके साथ हम कलाम होंगे और दोनों मुल्कों के बीच इश्तराकी अमल को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस ज़िमन में भी काम किया जाएगा। तो आज से गैर मुल्की दौरा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुरू हो जाएगा और आज 11 बजे जो अहम इजलास होगा वो बच्चों के साथ होगा वज़ीर आज़म का, जिस पर परीक्षा पर चर्चा की बात होगी, कुछ और उसमें अब की बार कुछ एडॉन्स भी किए गए हैं। तो वो ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप देखेंगे कि शाम को आज वज़ीर आज़म जो है वो गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। तो ये अहम और बड़ी खबर फ्रांस और भारत के ताल्लुकात के हवाले से एक तरफ से ये खबर है और दूसरी अहम खबर पर आते हैं जहां पर दारुल हुकूमत दिल्ली पर आज सबकी नज़र रहेगी। दारुल हुकूमत दिल्ली पर इसलिए आज सबकी नजर रहेगी क्योंकि मामला रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों का है और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर मामला दिल्ली की अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज बाज़ाब्ता तौर पर, माफ कीजिएगा, दिल्ली अदालत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस मामले की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट आज रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के बच्चों के तालीम के मामले पर दायर की गई अर्जी पर आज सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी को आज लेगा, उस पर सुनवाई शुरू करेगा जो एक मकामी NGO की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को हिदायतनामा जारी किया जाए, डायरेक्शंस दी जाए ताकि जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज
जो नई दिल्ली के अंदर मौजूद है उनके बच्चे तालीम के नूर से आरास्ता हो, यानी वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में उनको लाया जाए। इस ज़िम्मन में आज जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह साहब की सरबराही में इस अहम तरीन PIL को सुना जाएगा। याद रखिएगा 31 जनवरी था जब टॉप कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था NGO रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स को कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के सामने तमाम शवाहिद रखे, सेटलमेंट के कागजात रखे और ये बताए कि किस तरीके से यह मामला हो सकता है। और उस पर जो सीनियर एडवोकेट है कॉलिन गंजाल्वेस, उसकी तरफ से एफिडेविट भी दायर किया गया था कि सेटलमेंट इन दिल्ली प्लेस किस तरीके से हो सकती है। और आज माना जा रहा है कि वो रिफ्यूजी जिनके पास यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज UNHRC के कार्ड्स हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस दायरे में सबसे पहले लाया जा सकता है। ताहम सबकी नज़रें आज अदालत पर मरकूज रहेंगी जहां पर रोहिंग्या बच्चों की तालीम का मामला होगा और देखना होगा कि मरकजी हुकूमत इस अहम और बड़े मामले पर किस तरीके से निपटेगी। याद रखिएगा पूरे मुल्क के अंदर रोहिंग्याओं के मामले को लेकर पहले ही एक हिकमत अमली ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर मुल्क के अंदर आ चुके हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर ये रिहाइश पजीर भी है। जम्मू कश्मीर के रोहिंग्याओं पर भी नकेल कसी गई है, कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर्स के अंदर भी रखा गया है। ताहम अभी भी कुछ लोग बाहर हैं। ताहम न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा बल्कि आसपास दिल्ली में भी इस तरीके के लोग हैं। ताहम जो वकील मौसूफ है उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कॉलिन गंजाल्वेस की वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तमाम दस्तावेजात मौजूद होंगे, उनकी तालीम का मामला बुनियादी मामला बनता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर रहेगी। चलिए, ये तो एक खबरें जो आपके सामने हमने रखी हैं। मजीद जरा आगे बढ़ते हैं और बात कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की और खबरें आपके सामने रखते हैं। अमेरिका के अंदर बैक टू बैक कुछ फैसले, कुछ बयानात जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने या कह लीजिए शह सुर्खियों में है। गजा पर एक बयान जो कि अमेरिकी सदर का सामने आया था, उस पर दोबारा से वजाहत हुई, फिर जाकर वार पलटवार की सियासत और शदीद नुक्ताचीनी के बीच अमेरिकी सदर ने या अमेरिकी हुकाम की जानिब से जो स्टेटमेंट 4 रोज कबल दिया गया था कि गजा को न सिर्फ खरीदा जाएगा बल्कि इस पूरे इलाके का कंट्रोल संभाला जाएगा, इस बयान को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया बजिद है। यानी जो परसों या 4 दिन पहले बयान आया उस बयान पर कायम दायम रहेंगे। आज दोबारा से उसकी तस्दीक की जा रही है। अगर यह कहा गया था कि गजा की सरजमीन पर आर्जी तौर पर वहां से फलस्तीनियों को निकालकर जब तक काम मुकम्मल ना हो तब वापस लाया जाएगा, लेकिन इन सब के दरमियान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल का जवाब दिया और कहा कि गजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर वो कायम है। यानी 4 रोज पहले जो स्टेटमेंट आया था, वजाहत के बाद भी एक बार फिर से आप कह लीजिए कि बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन दो तरह के बयानात आते हैं वाशिंगटन डीसी से। मशरकी वस्ता के दीगर ममालिक को जमीन के कुछ हिस्से देने पर अमरीकी सदर के मुताबिक गौर खौज किया जा सकता है ताकि वहां दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। मशरकी वस्ता के ममालिक फलस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे जब वो इन ममालिक से बात करेंगे। इस पर सख्त रिएक्शन आया जो अगली खबर में आपको बताएंगे। अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र या इजिप्ट के सदर से भी बातचीत करेंगे। गजा को मुस्तकिल तौर पर मुस्तकबिल में तरक्की दी जा सके, इसके लिए एक अच्छा मकाम बनाया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुनासिब वक्त पर मुलाकात अमरीकी सदर के मुताबिक करूंगा और न सिर्फ यूक्रेन रूस जंग बल्कि गजा पर मौजूदा वक्त में बयान या हिकमत अमली उस पर वो कायमो दायम है। और जिन ममालिक का नाम लेकर ये पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, परसों कहा गया था कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर कुछ अरब ममालिक गजा के अंदर तामीर नौ जब होगी तो पैसा भी खर्चना चाहते हैं। उस पर एक सख्त रिएक्शन आया है जो अगली खबर में आपको वजाहत करके बताएंगे। लेकिन परसों वाले स्टेटमेंट पर अमेरिका के दफ्तर खारजा से एक तस्दीक हुई कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आज ट्रंप ने फिर से जब मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो वाज़ेह कर दिया
कि उनकी या उनकी इंतजामिया की हिकमत अमली गजा को लेकर बिलखुसूस क्या है? अच्छा, गजा को खरीद कर मिल्कियत बनाने का मामला है। ये बयान डिप्लोमेटिक लाइंस पर जब आप खंगालते हैं, जब इसके इनर्स एंड आउट्स को देखते हैं तो ये बड़ा बयान है। इसका मतलब जो हम देख रहे थे कि इजराइल शायद पेशकदमी करेगा और इजराइल के हाथ में सब कुछ रहेगा, वो बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इजराइल के हाथ से भी जाते हुए सीधे अमेरिका अपने हाथ में इसको लेना चाहता है और खरीद कर मिल्कियत अमेरिका की बनाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। और इस मामले के बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीश कुन हो रही है। थोड़ी देर में आपको मजीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे, लेकिन एक और अहम बात जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वो है सऊदी अरब, जिसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी सामने आया है। और नेतन्याहू के दिए गए बयान और अमरीकी सदर के दिए गए बयान पर वली अहद का बयान सामने आया है और सलमान का बयान उस वक्त सामने आया है जब मशरिकी वस्ता के अंदर सूरत हाल इंतहाई महदूद हो रही है और सूरत हाल इस तरीके की बन रही है कि कब क्या होगा कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वली अहद का बयान और अमेरिका का बयान मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई गर्माहट पैदा कर चुका है। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी अरब के अंदर एक गजा नाम की स्टेट हुआ करती थी और वो वहीं पर फलस्तीनियों को बसाकर दोबारा से गजा नाम रख ले। आज उस पर पलटवार हुआ और सऊदी अरब ने नेतन्याहू पर सख्त हमला करते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब के अंदर फलस्तीन बन सकता है, अगर आपकी यही सोच है, यही ख्याल है, तो फिर इजराइल को ही अलास्का में क्यों नहीं बसाया जा सकता। एक स्टेटमेंट ये। दूसरी बात ये कि उन शहरियों को जिनके इस गजा की सरजमीन पर मालिकाना हुकूक हैं, जो असल के यहाँ शहरी हैं, उन शहरियों को अगर बेदखल करने का कोई मंसूबा इजराइल या उनके हामियों का, अमेरिका को भी बराह रास्त पैगाम दिया गया सऊदी अरब की तरफ से, अगर सऊदी क़यादत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश हुई तो इस पर सख्त जवाब दिया जाएगा सऊदी हुकूमत के मुताबिक। दूसरा ये भी कहा गया कि जो अब तक कार्रवाइयां हुई और आज के वक्त में हो रही हैं और जिन कार्रवाइयों के लिए मंसूबा इजराइल और अमेरिका तैयार कर रहे हैं, इजराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में बराह रास्त मुलव्विस है। एक स्टेटमेंट, तीन तीर चलाए गए कि इजराइल को अलास्का में बसा दीजिए अगर इतना ही शौक है, सऊदी क़यादत पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो इंसानियत मुखालिफ हैं। यानी वो जो बार बार कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कोशिशें की जा रही हैं, उसमें ये सख्त बयान एक तरह से ये पॉलिसी अमेरिका को लेकर या इजराइल को लेकर, फलस्तीन को लेकर सऊदी अरब की क्या है और वो जो वाज़ेह मौक़िफ़ है, अभी तक कम से कम कोई उस मौक़िफ़ में तब्दीली इशफाक नजर नहीं आती। एक तरफ से ये बयान आया और दूसरी तरफ से दूसरी अहम खबर पर आते हैं और ये खबर भी इंतहाई अहम है क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक अरब सरबराह इजलास तलब कर दिया गया। मैंने पहले कहा कि बयान आने के बाद अरब दुनिया की सियासत काफी ज्यादा तेज हुई है और गजा की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है। गजा सूरत हाल पर मिस्र में हंगामी इजलास तलब किया गया है, अरब सरबराह इजलास तलब कर दिया गया है और 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराह इजलास मुनक्किद होगा, इस बात की वजाहत कर दी गई है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के बयान के मुताबिक इजलास इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहमियत का हामिल है क्योंकि अरब मुल्क बशमूल फ़लस्तीन के आला सतही क़यादत इस मशावरती अमल का हिस्सा बनने जा रहा है। 27 फरवरी को अरब मुल्कों का अहम तरीन इजलास होगा और ये इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है, मिल्कियत बनाना है, फ़लस्तीनियों को बाहर निकालना है, सऊदी का पलटवार आया है और उस बीच अब ये कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराह इजलास मुनक्किद होगा। खबरसां इदारों के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि इजलास का फैसला अरब मुल्क बशमूल फ़लस्तीन से आला सतही पर होने वाली मशावरत के बाद लिया गया। ने जो फ़लस्तीन के साथ पहले मशावरत हुई उसके बाद यह फैसला लिया गया कि 27 तारीख को दूसरा अहम तरीन इजलास होगा। दूसरी जानिब गजा से फ़लस्तीन की उर्दन और मिस्र में जबरी बेदखली के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने दौरे में, अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी इंतज़ामिया और अराकीन सेनेट पर मुखातिब होते हुए कहा कि देखिए ये जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे दुनिया में पायदार अमन कहीं पर भी नहीं रह सकता और मुस्लिम ममालिक बैक वक्त और बैक आवाज़ आपके खिलाफ हो सकते हैं। और इतलात और खबरों के मुताबिक अब मिस्री वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और अमेरिकी सेनेट के मेंबरान के साथ भी मुलाकात करने जा रहे हैं।
जहां मिस्र और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश होगी, वहीं पर अहम तरीन मामला ये होगा कि उस 27 तारीख से कबल अमेरिका को यह बावर कराया जाए कि मुस्लिम ममालिक इस ज़मन में क्या कुछ सोच रहे हैं और किसी भी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो 27 तारीख को अहम तरीन इजलास, उससे पहले मिस्री वजीर खारजा का अमेरिका का दौरा होगा। ये इंतहाई अहम और बड़ी खबर सामने आई है। चलिए इससे पहले ब्रेक पे जाएं, खबर जरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा फैसला किया गया है। वो जो नाम तब्दील करने की बार बार बात की जा रही थी, जिक्र हो रहा था, बिलाखिर उस ऑर्डर पर भी दस्तखत हो गए हैं और खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता तौर पर खलीज अमेरिका का नाम ट्रंप इंतजामिया की तरफ से दे दिया गया। इंतखाबी तशहीर के दौरान काफी तज़किरा उन्होंने किया था कि वो जो गल्फ ऑफ अमेरिका है वो बनाना जरूरी है और खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने के एलामिये पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दस्तखत कर दिए गए हैं। सदर ट्रंप का ये इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवाज किया, जिसके बाद अमेरिकी सदर के जहाज में भी ऐलान कर दिया गया कि आज हम पहली परवाज खलीज अमेरिका पर परवाज कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि एक अच्छा काम हुआ है। और आप सबको याद होगा कि 20 जनवरी से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम तब्दील होगा। अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत एक और चैलेंज उनके सामने था और उसको पूरा करते हुए वो आगे बढ़े और इस तरीके से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर खलीज अमेरिका या गल्फ ऑफ अमेरिका न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने फाइल सामने रखी, बल्कि साथ साथ एक मैप भी शो कर दिया जिसमें उन्होंने दिखाया कि हल्फ बर्दारी के दिन जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखा रहा हूं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने जा रहा हूं और महकमा दाखिला को 30 दिन के अंदर वो तमाम मुनासिब इकदाम करने की हिदायत भी दी गई जो नाम की तब्दीली के लिए जरूरी है। और इस तरीके से अब तक जो बड़े फैसले 2 दर्जन के करीब लिए गए हैं उनमें एक फैसला ये भी, हालांकि नाराजगी इस पर जरूर मुख्तलिफ खित्तों के अंदर खुद अमेरिका के अंदर है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिकी सदर ने वो फैसला कर दिया है जिसका वो बार बार वादा कर रहे थे और गल्फ ऑफ मैक्सिको खत्म करके गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम अब दे दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो दीगर खबरें भी हैं। मकामी सतह पर खबरें, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से दारुल हुकूमत दिल्ली में इजलास और अरकान असेंबली से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ये मुलाकात क्यों, कब, कैसे होगी, क्या इसके अगराज व मकासिद हैं, दीगर खबरें भी प्रोग्राम में आगे चलकर। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जय की। और बात जरा नई दिल्ली की करते हैं जहां से जम्मू कश्मीर पर सियासत तेज हो रही है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और यही वजह है कि 28 मेंबरान कानून साजिया के साथ खुसूसी निशस्त होने जा रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वजीर दाखिला एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और उस रोड मैप को लेकर 28 भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान के साथ भी मशावरत और मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया जाएगा। रोड मैप सिर्फ तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और हिकमत अमली को किस तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस ज़िमन पर भी हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। कल रात देर गए लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजीर के साथ मुलाकात की गई, जिस दौरान कई अहम तरीन मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम इतलात और खबरों के मुताबिक जहां कर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से मीटिंग की गई वजीर दाखिला के साथ, वहीं पर इतलात और खबर यह है कि बजट सेशन से कबल या तो नई दिल्ली के अंदर 28 मेंबरान कानून साजिया के साथ वजीर दाखिला की मुलाकात होगी और मिशन जम्मू कश्मीर को किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए इस पर तबादला ख्याल होगा, या फिर वजीर दाखिला आज खुद जम्मू आएंगे जहां पर 28 मेंबरान कानून साजिया के साथ उनकी मुलाकात होगी। ये दोनों खबरें, ये दोनों चीजें जो है वो ओपन रखी गई है क्योंकि सेशन चल रहा है और सेशन पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि दाखिला वजीर जम्मू आएंगे या जम्मू दिल्ली सभी बुलाया जाएगा उन 28 मेंबरान को जो इस वक्त बीजेपी की टिकट पर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर बहसते एमएलए खड़े हैं।
एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो एक अहम तरीन हिस्सा है बजट का, उस जिमन पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कुछ चीजें दाखिला वजीर के सामने रखी है, जिस पर यह कहा गया कि बहुत जल्द इन तमाम मामलों को हल भी किया जाएगा। 29 एमएलए थे, देविंदर सिंह राणा जो नगरोटा के हैं उनका वफात हो गया, उसके बाद 28 एमएलए बचे हैं और 28 एमएलए के लिए एक बड़ा इम्तिहान अब जम्मू के अंदर होगा जिस दिन बजट सेशन होगा। लेकिन इतलात और खबरों के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से जो कल मीटिंग की गई है उसके बाद दाखिला वजीर ने 2-3 अहम चीजें सामने रखी है। एक, मंशियात मुखालिफ मुहिम को बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और किसी भी तरीके से उड़ता जम्मू कश्मीर बनने नहीं दिया जाएगा, ये एलओपी को वजीर दाखिला की तरफ से एश्योरेंस मिली है। दूसरा कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके लिए माली मावनत में किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी, हर मुमकिन इमदाद मिलेगी, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को लेकर कि उन्हें जदीद असला हथियार दिया जाए और वो मौसर अंदाज में मिलिटेंसी का मुकाबला इन सख्त इलाकों के अंदर कर सके, इस पर भी वजीर दाखिला ने हामी भर ली है। और एक्स सर्विसमैन की जो हलाकत कुलगाम के अंदर हुई है इस पर भी बरहमी का इजहार होम मिनिस्टर की तरफ से किया गया है। ये तो वो बातें हैं जो बाहर आई है, लेकिन इतलात और खबर ये कि 28 मेंबरान के साथ बैठकर एक रोड मैप खींचेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होगी, जिस पर डेवलपमेंट जो विकास यानी जो अहम तरीन बातें हो रही है तरक्याती मंजरनामे पर, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। और ये खबर आ रही है कि बजट इजलास शुरू होने से पहले दिल्ली या जम्मू के अंदर दाखिला वजीर की सरबराही में 28 मेंबरान हाजिर होंगे, जहां पर इस ब्लूप्रिंट को रखने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर नई दिल्ली वजारत दाखिला से हमने आपके सामने रख दी है। चलिए, वजारत दाखिला के हवाले से बात हो रही है, ये तो अराकीन के साथ मीटिंग होनी है, अब रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन वजारत दाखिला में ही पिछले दिनों एक मीटिंग हुई और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जिन पॉइंट्स को डिस्कस करना था वो किए गए। इस मीटिंग में पहले रोज भी मुलाकात हुई, दूसरे दिन भी सिक्योरिटी एजेंसियां थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी, चीफ सेक्रेटरी गए, तमाम लोगों से डिस्कस कि कैसे न सिर्फ मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रखी जाए बल्कि मिलिटेंसी को फरोग देने वाले लोगों के खिलाफ या OGWs का एक नेटवर्क है उन पर भी कार्रवाइयां हों। और इन कार्रवाइयों के दौरान एक और मामले का जिक्र हुआ, वो हुआ कि मोबाइल फोन्स या टेलीकम्युनिकेशन का गलत इस्तेमाल। उस मामले पर पुलिस काफी संजीदगी से पहले भी काम कर रही थी और मौजूदा वक्त में जब आपको ये खबर हम बता रहे हैं तो कई लोगों के नाम भी अब तक हमारे जराये के मुताबिक सामने आए हैं और मोबाइल सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल खित्ते के अंदर जो काफी बड़ा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो कार्रवाइयां थी वो तेज कर दी हैं। इतलात या खबरों के मुताबिक ये जो कार्रवाइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही थी साउथ कश्मीर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर, इवन के जम्मू प्रोविंस में जिनमें सांबा, कठुआ, जम्मू प्रॉपर वो डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी जिन अजला को टकराता है या जहां पर आप कह लीजिए भारत पाकिस्तान को डिवाइड करती है, उन एरियाज के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयां तेज की जो मोबाइल सिम कार्ड्स का न सिर्फ गलत इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि जो सिम कार्ड प्रोवाइडर्स भी हैं, जिन लोगों की तरफ से सिम दी गई मिलिटेंट्स तक या उनके मुआवनीन तक पहुंचाई, उन लोगों के बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस राय के मुताबिक नाम सामने आ रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर संगीन इल्जामात लगे हैं कि जब ये कार्रवाइयां चल रही थी, तहकीकात पुलिस अथॉरिटीज कर रही हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे शवाहिद मिले कि उन सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल हुआ जो 28 से 30 अफराद के नाम का ऐसा जिक्र हो रहा है जिन्होंने मिलिटेंट्स या उनके मुआवनीन तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। और ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाला मसला है जिस पर संजीदगी के साथ पुलिस को कहा गया था कि आप काम करें, और 4 दिन पहले मीटिंग में भी दिल्ली के अंदर ये पॉइंट डिस्कस हुआ, तो आज न सिर्फ जम्मू प्रोविंस बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो शिकायतें मौसूल हुई थी उसके लीड्स या इनपुट्स दुरुस्त पेशवाक साबित हुए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल SI की तरफ से जो बात सामने रखी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सिम कार्ड्स को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और SI की तरफ से तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट्स को भी मुतहरिक कर दिया गया कि उन तमाम
लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके से सिम कार्ड इंतहा पसंदों या दहशतगर्दों को दे रहे हैं और उन्हें पब्लिक सेफ्टी के साथ खेलने का कोई भी हक नहीं है और वो इंटरनेशनल और क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइसेस पहुंचा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला श्रीनगर, गांधरबल, अनंतनाग, बड़गाम, पुलवामा, शोपियां, बांडीपोरा, सांबा और किश्तवाड़ के अंदर सख्त तरीन कार्रवाइयां की गई है और नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स को वायलेट किया गया कई वेंडर्स की तरफ से, सिम कार्ड वेंडर्स की तरफ से, जिसके बाद तकरीबन कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और अगर आप एदाद शुमार को खंगालेंगे तो 30 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने सिम कार्ड्स हासिल किए थे और बाद में उन्हें पास ऑन किया था उन लोगों को जो इंतहा पसंदाना या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। पुलिस की तरफ से इंतबाह जारी कर दिया है कि आइंदा किसी भी सूरत में इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और जिन लोगों के पास KYC वाले फॉर्म्स है, दीगर चीजें हैं, वेंडर्स हैं, उन्हें ज़ाब्ते के तहत ही काम करना होगा। तो फिलहाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और कार्रवाई के बीच 30 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार करने का भी दावा पेश किया गया है और SIA ने तमाम अपने मुतहरिका यूनिटों को भी मुतला किया है कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक चीज और भी इशफाक जो नोटिस में आई है कि जब ज़ाब्तों के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, जो सिम कार्ड वेंडर्स हैं, सिम फरोख्त करते हैं, इन लोगों के लिए जो दायरा कार है शायद उसमें भी कोई कमियां या लूप होल्स हैं। इसका नतीजा ये भी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मोटरसाइकिल पर सवार जो डीलर्स हैं वो भी अलग अलग मकामात पर सिम कार्ड फरोख्त करते हैं। अगरचे उनके पास मुतलका कंपनी का कार्ड या वो उससे कंसर्न है इसका सबूत भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सिम कार्ड इस हिसाब से भी इस्तेमाल करना शायद ये भी एक वजह हो सकती है जिस पर सख्ती से कार्रवाई या इक़दामात की ज़रूरत है। तवक्को ये भी की जानी चाहिए कि ये क्रैकडाउन जब आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो उन तमाम लोगों से भी पूछगछ हो कि एक लिमिट होती है जहां तक हमें मालूम है दिन में कितनी सिम कार्ड्स और कितनी मुद्दत के अंदर सिम कार्ड्स और किसको कैसे दी जा सकती है, शायद उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है और आज नतीजा आपके सामने पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस की कार्रवाई की या क्रैकडाउन की बात हो रही है तो बात उन लोगों की भी जिन पर संगीन इल्जामात है खित्ते के अंदर, तानी स्मगलिंग या फिर जिनसी इस्तेसाल जैसे मामलात या मुकदमात जिन पर दर्ज हों। पुलिस अथॉरिटीज मुख्तलिफ एतबार से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद कार्रवाइयां कर रही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये शिकायतें सही पाई गई, जिसके बाद यूनियन टेरिटरी में इंसानों की या इंसानी स्मगलिंग के लीजिए इसके खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया या जिनसी इस्तेसाल के खिलाफ ये जो कार्रवाइयां हैं उसमें तेजी लाई गई है। और एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस ने अफसरान को या महकमा दाखिला की तरफ से जिनको जिम्मेदारियां दी जाती रही वो तो एक, लेकिन जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर से अफसरान को स्पेशली जिम्मेदारियां किनको दी गई जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बतौर SHOs काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ये तमाम लोग या जो पुलिस अफसरान हैं अपने अपने दायरा इख्तियार में अलग अलग एरियाज के अंदर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगे और पुलिस ने इस सिलसिले में चाहे वो इंस्पेक्टर्स हों, SDPOs हों, DYSPs हों, हेडक्वार्टर्स के अंदर काम करते हैं या स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हों, अपने कंसर्न या रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर इस तरह के मामलात में सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये कब हुआ? जब जम्मू सूबे के अंदर सांबा और कठुआ के अंदर आपको याद होगा कि जनवरी में भी और उससे पहले नवंबर में भी कुछ केसेस सामने आए और ये पता चला कि इंसानी स्मगलिंग जो कल तक हम ये सुनते थे कि मुख्तलिफ स्टेट्स या यूटीज के अंदर होती है, ये मामलात बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के अंदर भी पेश आ रहे हैं। और इन वाकयात के बाद इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सरकार के हैं चंद्राकर भारती, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तमाम कंसर्न लोग मुतहरिक रहें और अफसरान को जिम्मेदारियां भी इस सिलसिले में तफवीज़ इस नोटिफिकेशन के जरिए दे दी गई। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब पुलिस की जहां पर 2 कार्रवाइयां हुई है सिम कार्ड और दीगर मामलात को लेकर, लेकिन जरा बात अब अकाउंटेबिलिटी की भी करते हैं, बात जरा जवाबदेही की भी करते हैं, बात जरा ट्रांसपेरेंसी की भी करते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कुछ सामने आया। श्रीनगर चलेंगे जहां से इमरान नाइक को हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि करप्शन पर पूछे गए सवाल के जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर किया। क्या वाकई तौर पर करप्शन मुखालिफ सरगर्मियां इतनी तेजी के साथ चल रही है? टॉप ऑफिशियल्स करप्शन केसेस के अंदर मुलविस हैं। RTI के खसूसी
सवाल के जवाब में ये बात सामने आई है। और डाटा जो सामने आया उसमें ये कहा गया कि साल 2024 में 87 केस रजिस्टर किए गए। 31 वाले केसेस पर जो है वो 31 केस ऐसे हैं जिन्हें चालान भी पेश किया गया। एक सीनियर आईएएस अफसर समेत 90 के आसपास जेकेएएस अफसर, जिन्हें आप केएएस अफसर भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर सिंस 2019 के बाद की बात हम आपके बता रहे हैं। और एसीबी की तरफ से जो रिकॉर्ड सामने रखे गए हैं उसमें यह कहा गया कि 515 केसेस रजिस्टर हुए 2019 में से 2024 तक, और फिर सिंस 2019 से तकरीबन 90 के आसपास केएएस अफसर हैं, जिनमें एक आईएएस अफसर भी है जिसका नाम एफआईआर के अंदर आया है। और ये नाम तब आया जब ये कहा गया कि उसने ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2019 में एसीबी के पास तकरीबन 70 से ज्यादा केसेस आए, 30 के ऊपर चालान पेश किया गया, और उसके बाद 71 केस दोबारा आए जिस पर 45 से ज्यादा केसेस में कन्विक्शन भी हुई है। और 2021-22 का भी आंकड़ा इसी तरीके से जो ये साफ बता रहा है कि एसीबी पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर है, लेकिन जो आउटकम आना चाहिए था, जो सजा वाला मामला था, उसमें रफ्तार नहीं है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ। इमरान, आरटीआई का हवाला है और आरटीआई के हवाले के अंदर क्या कुछ मजीद कहा गया और किस तरीके का यह सवाल था जिसका जवाब पुलिस के इस हसास इदारे की तरफ से दिया गया है? देखिए, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जब हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं, यहाँ के निज़ाम को देखते हैं, यहाँ के सरकारी सिस्टम को देखते हैं। इस तरह से आपने भी तफसीलन आगाज में ही कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये एक आरटीआई का जवाब दिया गया है, और जिसमें ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि 2019 के बाद कितने केसेस रजिस्टर किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और खासकर इसमें केएस आईएएस अफसर कितने हैं और कितने लोगों के खिलाफ जो है सजा हुई है। और जिस तरह से आपने कहा कि 515 जो है एफआईआर दर्ज हुई है करप्शन के मामले में, यानी कि 515 ऐसे एफआईआर हैं जो इसमें मुलविस पाए गए हैं, और इनमें तकरीबन 90 जो अफसरान है वो एक इसमें आईएएस अफसर का भी नाम शामिल आया है एफआईआर में, और तकरीबन 89 जो नाम है वो केस अफसरों का नाम शामिल हुआ है। लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम देखते हैं इस आरटीआई के जरिए जो रिवील हुआ है, इसमें सजा कम हुई है। ऑल्दो के एफआईआर तो हुए हैं लेकिन सजा कम हुई है। थोड़ा सा मैं क्विकली बताऊं, 2019 में 73 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें से 30 चैलेंज किए गए और सिर्फ 4 पर सजा हुई। इसी तरह 20 में 71 मुकदमा दर्ज हुए, 48 चैलेंज हुए हैं और सिर्फ 2 में सजा हुई है। इसी तरह 2021 में मुकदमा की तादाद कम होकर सिर्फ 9 हो गई, और लेकिन 52 मुकदमा चैलेंज हुए, 3 में सजा हुई। इसी तरह से 2023-22 में 128 मुकदमा दर्ज हुए, 51 चैलेंज हुए और सिर्फ 2 में सजा हुई, और 2023 में 62 मुकदमा दर्ज हुए, 80 चैलेंज हुए और 8 में सजा हुई, और 2024 में 87 मुकदमा दर्ज हुए, 31 चैलेंज हुए, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। चूंकि नाम सामने आए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो कन्विक्शन है, जो सजा की शरह है, वो बहुत कम है। और इसीलिए अच्छा इमरान, इसमें एक तरफ है कि सजा की शरह तो मामला है कि जो अदालतों के अंदर हमारी एक पेंडेंसी है वो भी एक वजह बन सकती है, फिर हालात वाक़ात भी कुछ ऐसे रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीनियर आईएएस अफसर और केएएस अफसरों का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में नाम आना, इसके बाद कितना बड़ा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है कि जब बड़े बाबू ही कहीं ना कहीं नाम आ रहा हो और फिर हुकूमती इदारे क्या इतनी आसानी के साथ क्लियरेंस दें कि चलिए आप हमारे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। उस तरीके से जिस तरीके से हम पटवारी के खिलाफ देखते हैं, जिस तरीके से आप कहीं और छोटे छोटे लोगों पर देख रहे हैं, ये जो बिग गन्स हैं उन पर अभी तक भी कोई बड़ा शिकंजा नहीं देखने को मिला। क्या हम ये माने कि एक प्रोटेक्शन कवर है उनको, जिसकी आड़ में वो अपनी पूरी जिंदगी बसा लेते हैं? देखिए, ये हमारी सरकार का या हमारे सिस्टम का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, और आम लोगों में ये एक तासुर है, एक नैरेटिव है। अगर करप्शन है तो वो आपको कश्मीर में देखनी है या जम्मू कश्मीर के अंदर देखनी है, ये लोगों में एक आम तासुर है। लेकिन जब आज एसीबी की तरफ से आईएएस अफसर का नाम आना करप्शन में, केएस अफसरान का नाम करप्शन में आना, और जैसे मैंने कहा आगाज में कि इससे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हमारे लिए क्या हो सकती है, और इससे बड़े सवालात हमारे सिस्टम पे, हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी गवर्नेंस सिस्टम पे क्या हो सकता है, जब
निजाम चलाने वाले ही करप्ट हो, जब निजाम चलाने वाले ही बेज़ाब्तगियों में मुलविस हो, तो आम लोगों की क्या बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने देखा 2019 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो बज़ाहिर काफी एक्टिव दिखाई दी, एफआईआर दर्ज किए गए, लोगों को पकड़ा गया, उनके चेहरों पे निकाब से उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि मैंने पिछली बार एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये सवाल भी किया था एक ऑफिशियल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अक्सर हमने देखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार में या केसेस में ज्यादातर वो लोग आए हैं जो लोअर जो ऑफिशियल्स है, जिस तरह से हमने देखा कईज है, एडब्ल्यूज है, क्लास 4 मुलाजमीन है, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। लेकिन बड़े जो शारक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केएस अफसर का सामने आना, आईएएस अफसर का सामने आना, किसी डायरेक्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का सामने आना, सो ये काफी सारी चीजें ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि सत्यपाल मलिक साहब जब गवर्नर थे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि देखिए मेरे को भी करप्शन देने की कोशिश की और टॉप मोस्ट ऑफिशियल की तरफ से ये बात सामने रखी गई। उसके बाद मामला कहां चला गया किसी की नोटिस में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो क्या जरूरत ये है कि जनाब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही हो, या सिर्फ बॉटम बॉटम पर नजर रखिए और टॉप को छोड़ दें क्योंकि जनाब वो एलीट क्लास है, टॉप ऑफिशियल्स हैं। मुझे लगता है कि जो कश्मीर में एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि एक सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे यहाँ शायद बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी के में बेज़ाब्तियां देखी और उसमें भी आप देखिए कि एक एक्जिन या एडब्ल्यू का नाम सामने आया है। और तो क्या आपको याद होगा कि एक आईएएस अफसर ने जल जीवन मिशन में बड़ी बेज़ाब्तियों का करोड़ों रुपए के घपले का इल्जाम लगाया था। हालांकि उसमें भी गवर्नमेंट ने फिर वजाहत की थी। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि शायद जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, जिस शफाफियत से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शायद वैसा नहीं है। और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी बड़े पैमाने पर देखने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर एक बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो पर है, एसीबी पर है, क्योंकि सबकी नजरें इस पर है कि शायद निजाम को शफाफ और बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जनाब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि सरकार या इंतजामिया, सरकार इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आ चुकी है, इंतजामिया इसलिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुसलसल निजाम को देख रहे हैं। चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, कैप्टन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। दावा यह है कि निजाम सेहत को बेहतर बनाया गया, लेकिन हम जब पास एक अस्पताल का हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे जो इंतहाई अहम अस्पताल है, तो आप खुद सब फैसला कीजिएगा कि सूरत हाल है क्या। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हुकूमत ने ख्वाब देखा, क्या यह ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो सकता है? डिटेल के साथ इन दोनों खबरों पर आएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। जरा बात हेल्थ डिपार्टमेंट की करते हैं, शोबा सेहत की करते हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। हजारों करोड़ रुपए के बीच बड़े बड़े प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक भी पहुंचाया जाता है। हुकूमत की टॉप 5 प्रायोरिटीज में हेल्थ सेक्टर भी है, लेकिन कश्मीर प्रोविंस का एक वाहिद वो अस्पताल जो इन दिनों सुर्खियों के अंदर है, और सुर्खियों के अंदर वजह यह है कि हुकूमत की नजरों से ओझल है। अब यह कहने पर हम इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि वाहिद बच्चा अस्पताल, अतफाल का अस्पताल, बच्चों का अस्पताल, चिल्ड्रंस अस्पताल एक ही है हमारे सूबा कश्मीर के अंदर। और वहां की सूरत हाल क्या कुछ है वो आपको इस खबर से पता लग सकता है कि नए एस्टैब्लिश्ड चिल्ड्रन अस्पताल जो बेमना के अंदर है, यहां पर स्टाफ की बेहद कमी है। एक होता है कमी है, अब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया बेहद कमी है, तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा कि हुकूमती इदारों की तरफ से 748 पोस्टें अप्रूव की गई, मुख्तलिफ फैकल्टीज और मुख्तलिफ चीजों की यहां पर लगानी है, वहां पर वो काम करेंगे। और फिल वक्त
404 ही वहां पर काम कर रहे हैं, ये दफ्तरी एदाद-ओ-शुमार बता रहा है। हमारे जराया ये बता रहे हैं न सिर्फ बच्चा अस्पताल बेमिना की सूरत हाल यह है कि एंटायर जम्मू कश्मीर के छोटे बड़े अस्पतालों की सूरत हाल यही है कि अहमद है तो महमूद नहीं है, महमूद है तो अहमद वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से कामकाज बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इतना ही नहीं, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की बात होती है, यहां पर भी ऊंट कोई और ही करवट बैठा है। 614 सैंक्शन पैरामेडिकल और टेक्निकल स्टाफ पोजीशंस हैं चिल्ड्रंस अस्पताल बेमिना को, और फिल वक्त 252 वैकेंट असामियां है, 252 और वैकेंट आउट ऑफ 614 पैरामेडिकल एंड टेक्निकल स्टाफ पोजीशंस। 2022 में चिल्ड्रंस अस्पताल बेमिना को शुरू किया गया इस उम्मीद के साथ कि पीडियाट्रिक सर्विसेज मजीद बेहतर होंगी, और जीपी पंत अस्पताल जो श्रीनगर के अंदर था, तकरीबन वहां पर भी सूरत हाल लगभग इसी तरीके थी, लेकिन स्पेस कम थी, तो यह कहा गया कि अब 500 बेड अस्पताल है, फैसिलिटियां नहीं है, सब कुछ नया होगा जी, बड़ा बेहतरी के साथ चलेगा। ख्वाब बेहतर दिखाया गया, शर्मंदे ताबीर होने की उम्मीद दिलाई गई, और यह भी कहा गया कि अब इससे ललदेद अस्पताल पर भी बर्डन थोड़ा घटेगा, पास में तो बड़ी चीजें ठीक चलेंगी। बच्चा अस्पताल बेमिना की सूरत हाल ये है कि स्टाफ न होने की वजह से इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 40 से 45% स्टाफ कमी है। 45% स्टाफ अगर कम हो तो अस्पताल चलेगा कैसा? वो अस्पताल जहां पर पूरा सूबा कश्मीर, इवन रामबन, डोडा, भद्रवा के बच्चे भी लाए जाते हैं, उधमपुर तक के बच्चों को भी हमने यहां पर देखा इलाज करते हुए। इतना बड़ा रश यहां पर है, लेकिन इस रश के बावजूद भी हुकूमती इदारे खाली असामियों को पूर्ण करने में नाकाम हो। ऑफिशियल जराया जो हमें बता रहे हैं, जो फिगर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 740 और पोजीशंस अप्रूव हो गई थी, 400 के करीब भर दी गई है, 344 वैकेंट्स हैं जिनमें मुख्तलिफ असामियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है इसमें। 15 प्रोफेसर, 13 एसोसिएट प्रोफेसर, 21 एसोसिएट प्रोफेसर, 12 सीनियर रेजिडेंट और 21 मेडिकल अफसरों की असामियां इस वक्त खाली पड़ी है। और आगे बढ़ेंगे तो जनरल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है, यहां पर 17 सैंक्शंस है पोस्ट, 7 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट प्रोफेसर करंटली वैकेंट है 17 में से। फिर पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, जहां पर 1 है, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, सिर्फ 1 है, तो 2 खाली पड़े हैं। फिर स्टाफ को जब आप और थोड़ा खंगालेंगे, जनरल पीडियाट्रिक में जाएंगे और ऑप्थोमोलॉजी में, पीडियाट्रिक ऑप्थोमोलॉजी में जाएंगे, फिर नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी में जाएंगे, दीगर सेक्शनों में जाएंगे, तो आपको हर जगह पर डॉक्टरों की कमी आपको नजर आएगी। पैरामेडिकल, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये तमाम चीजें जो है अभी तक भी यहां पर नहीं दी गई है, और ये एदाद-ओ-शुमार जराया अब नहीं बचे, क्योंकि एक आरटीआई दाखिल किया गया था, उस आरटीआई के जवाब में ये सारी चीजें सामने आई है, जिसके बाद बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से निजाम सेहत को चलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है, जहां पर इस तरीके से 40 से 42% एक अस्पताल में कमी है। ये शहर श्रीनगर का अस्पताल है, अब आप डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जाइए, तहसीलों के अंदर जो अस्पताल बनाए हैं, ब्लॉक्स के अंदर जो हमारे BSc CSCs है, वहां की सूरत हाल पर फिर बड़ा सवाल उठ रहा है, और यही हम बता रहे हैं कि जनाब ये जो सेहत है, इसको जरा हंगामी बुनियादों पर लीजिए, खाली पड़ी असामियों को पूर्ण कीजिए, और डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाए, क्योंकि वक्त की अहम तरीन जरूरत अब यह बन चुका है कि बड़े इदारे बुरी तरह मुतासिर हैं। सूरत हाल लगभग एक तरह की, अगरचे 300-350 डॉक्टरों की तैनाती मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हुई, जिसकी तस्दीक खुद जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत करती हैं, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े इदारे या बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पर आज के समय में भी कमी है, परेशानी है, और खाली असामियाँ बाइस मुसीबत बन रहा है। यही हाल GMC जम्मू का भी है, और कहाँ पर कितनी पोस्टें जो नॉन गेजेटेड असामियाँ हैं, निचली सतह पर असामियाँ खाली हैं, इसकी तस्दीक भी खुद अथॉरिटी ने इसी तरीके से की थी। इंशाल्लाह कल इसी प्रोग्राम में हम डिटेल में बताएंगे, मेरे पास वो डाटा आ चुका है, कल हम डिटेल में बताएंगे एंटायर यूनियन टेरिटरी के बड़े अस्पतालों की पोजीशन क्या। बने रहिएगा हमारे साथ, कल जरूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। चलिए बात महकमा सयाहत के ताल्लुक से भी कर लेते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट मजीद इकदाम उठा रहा है, और क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, जरा ये देखना और समझना जरूरी है, और दोनों खित्तों को
कहां पर ये अथॉरिटीज या मुतलका हुकाम इस वक्त खड़ा कर रही है। सयाहत को फरोग देने के मकसद से इतलात ये हैं कि हुकूमत मजीद नए इलाकों की निशानदेही कर रही है, ऐसी डेस्टिनेशंस, ऐसी साइट्स जो सयाहत के एतबार से जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू भी दे सकें, मकामी नौजवानों को रोजगार दे सकें, और ख़ास तौर से तवज्जो मुतलकीन की, अथॉरिटीज़ की उन एरियाज़ के ऊपर है। मुश्किल सूरत हाल ज़रूर कई बार होती है, लेकिन बर्फबारी के दौरान चूंकि स्कीइंग एक ऐसा खेल है जो नए मकामात, नए एरियाज जो सिर्फ गुलमर्ग तक अभी महदूद है या सोनमर्ग में थोड़ा बहुत आपको नजर आता है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स भी वहां कराए जा सके। और 7 नए मकामात, इतलात के मुताबिक 7 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जिन पर नजर बनाई है और सरकार के नोटिस में है, और इन एरियाज की निशानदेही के बाद तवज्जो इस बात पर भी है कि न सिर्फ शोबा से ये जो सयाहत है वो यहाँ इकदाम करे, बल्कि जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी के तौर पर जिम्मेदारी देकर स्कीइंग का अगर कल को कोई मंसूबा बनता है तो दोनों फैसिलिटीज हों। एक वो जो गुलमर्ग के अंदर जिस तरह का काम होता है, जिसमें खुद वज़ीर आला भी कई मरतबा आप देखते हैं स्कीइंग में मसरूफ नजर आते हैं, एक उसको भी फरोग दिया जा सके, सयाहत भी बढ़े, और साथ साथ गंडोला की जहां जहां जरूरत है उन एरियाज के अंदर पर्टिकुलरली उनको आइडेंटिफाई करके उस मंसूबे पर काम हो। तो बड़े एरियाज जिनमें हमारी जानकारी के मुताबिक 6 से 7 एरियाज हैं जहां पर जम्मू और कश्मीर दोनों एरियाज, लेकिन ज्यादा तवज्जो जो है इस मंसूबे में जम्मू हो सकता है, इस तरह की तस्दीक हो। 4 कश्मीर और 3 जम्मू के इलाके हैं जो अभी तक इतलात हमारे पास है। सोनमर्ग गांदरबल जिला, दूध पथरी, तोस मैदान बड़गाम का जिला, बंगस कुपवाड़ा का जिला, और जम्मू के अंदर जो डेस्टिनेशंस हैं वो सराथल कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, सनानसर पटनी टॉप रामबन का डिस्ट्रिक्ट है, और भद्रवाह के जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर कोशिश की जाएगी कि सयाहती मकाम को मजीद जाज़बे नज़र खूबसूरत स्कीइंग और रोपवे के जरिए से जोड़ा जाए। सीधे श्रीनगर सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, अपडेट करें, हुकूमती इदारे DPR बनाना चाहती हैं, हुकूमती इदारे कंसल्टेशन फर्म्स को लेना चाहती है, और इस ज़िमन में केबल कार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या हम ये माने कि जो फुटफॉल हम देख रहे थे बढ़ रहा था, जिसको लेकर उम्मीदें लगाई जा रही कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी जरूरत है, फिलहाल हम स्कीइंग और दीगर मामलात को ध्यान में रख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक इनिशिएट किया है 7 न्यू डेस्टिनेशंस को लेकर, जिसमें फिजिबिलिटी के साथ साथ स्कीइंग की बात की गई है। देखिए, एज वी आर अवेयर अबाउट द फैक्ट, जैसे हम लोग सब जानते हैं, गुलमर्ग इज द ओनली डेस्टिनेशन जहां पर स्कीइंग कराई जाती है, जिसमें स्कीइंग के कई सारे खेल होते हैं। खास तौर पर अब जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं 7 न्यू डेस्टिनेशंस के साथ साथ, जिसमें तय किए गए हैं 7 नई खूबसूरत जगह है, जिसमें 4 कश्मीर से है और 3 जम्मू से है। एज पर द ऑफिशियल डेटा अगर मैं बात करूं, 2.95 मिलियन टूरिस्ट जो है वो विजिट कर चुके हैं 2024 में। इसी तरीके से 2.7 मिलियन जो है वो 23 में, और 2.67 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2023 में आए हैं। अब इस तरह से जब हम स्कोप की ही बात करेंगे कश्मीर रीजन को लेकर, सोनमर्ग जैसे मैं नए स्कोप को लेकर बात करूंगा, जिसमें असर्ट किया गया है कश्मीर के साथ साथ नए रीजन को लेकर, जिसमें सोनमर्ग, गांदरबल, दोदपथरी, तोस मैदान, या साथ ही साथ बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो कि तोस मैदान के साथ कनेक्टेड है, और कुपवाड़ा साइड से अगर मैं बात करूं, बंगस वैली, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली जिसे चुना गया है। जी हाँ, अब एक नई स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। ये जो स्कीइंग वाला मामला, जिस तरीके से हम चेयर लिफ्ट या कार लिफ्ट की बात करते हैं जो गुलमर्ग के अंदर लगाया गया, जो नए स्कीयर्स को वहां पर मदद देती है, और गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहां उसका लुत्फ भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उसी पैटर्न पर इन 7 जगहों पर काम किया जाएगा? जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर मैं बात करूंगा, जैसे जम्मू की अगर मैं बात करूं तो सथाल जो है कठुआ में, संसर जो है, सनासर जो है पत्नी टॉप में है, या रामबन भद्रवाह को लेकर बात करें, या डोडा डिस्ट्रिक्ट को लेकर, इस तरह के इनिशिएटिव्स वहां पे भी लिए जा रहे हैं। अगर हम JNK केबल कार की ही मैं बात करूंगा, जिस तरीके से नॉमिनेट किया है एक नेशनल एजेंसी को जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, और जो खास तौर पर सईद कमर साहब जो कि सईद कमर सजाद साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है JK केबल कार कॉर्पोरेशन के, उन्होंने अभी एक फिजिबिलिटी के हवाले से स्कीइंग को लेकर नई डेस्टिनेशंस के साथ यह एक प्रपोजल स्टेट किया है, जिसमें उन्हें टेंडर्स निकालने हैं, और वो टेंडर्स जो है वो इनिशिएट करेंगे खास तौर पे कंसल्टेशन की फर्म्स को लेकर, जिसमें क्वालिटी बिडर्स को चुना जाएगा, प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन होगा, नई साइट्स की असेसमेंट्स होंगी, या टूरिज्म फुटफॉल जो ड्यूरेशन स्नोफॉल को लेकर है
उस पर देखा जाए, या स्लो लॉन्ग कनेक्टिविटी विद वाइब्स जो पर्टिकुलरली उन एरियाज को लेकर देखी जाती है। यानी ये सारी चीजें, और साथ ही साथ अगर मैं कमर सजाद साहब को लेकर ही बात करूंगा, उन्होंने जिस तरीके से डीपीआर की बात की है, इंस्टॉलेशंस ऑफ स्काई ड्रैग लिफ्ट्स को लेकर, जो चेयर लिफ्ट जो होते हैं, जो आपने भी देखे होंगे गुलमर्ग में है, उसकी बात की है, या स्काई स्लोप्स को मेंटेन करने की बात की। अगर करंटली मैं गुलमर्ग को लेकर बात करूंगा गवर साहब, तो आपने देखा होगा ड्रैग लिफ्ट्स जो है वहां इंस्टॉल किए गए हैं, या दोदपत्री में भी अभी ड्रैग लिफ्ट्स लगाए गए हैं, सोनमर्ग में भी लगाए गए हैं, पहलगाम में भी तो इसी तरह के मजीद इकदाम पर जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। काम तकरीबन शुरू हो रहा है और एक बड़ी एजेंसी को इस सिलसिले में जिम्मेदारी दी गई। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और हुकूमती मंसूबे पर मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो एक खबर, लेकिन इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर हम जाएं, बात लद्दाख की भी हो। एक खबर राजौरी से आ रही है जहां पर दरमियानी शब एक सड़क हादसा हुआ है और इस अफसोसनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई है, जबकि तीसरा नौजवान जो जख्मी है उसकी भी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इब्तदाई रिपोर्ट जो मौसूल हुई थी, जिसके बाद हमने तस्दीक की, तो पता चला कि डीसी ऑफिस राजौरी के करीब ये सड़क हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराई और दोनों बाइक्स पर 3 नौजवान सवार थे। इनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के करीब यह हादसा पेश आया राजौरी में रात तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान, और इसके बाद जाकर अब कंफर्मेशन हो रही है कि 2 नौजवानों की मौत हो गई है। मेन रोड पर होने वाले इस हादसे में मोटरसाइकिल्स आपस में टकराई और इस तसादुम में जिन नौजवानों ने जान गंवाई है, एक की शनाख्त वाजिद हुसैन के बतौर हुई है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद रफीक है, जो ख्योरा राजौरी का रहने वाला है, 20 साल इसकी उम्र थी। और इसके साथ जो दूसरा साथी बाइक पर बैठा था, जुल्फकार यूनस, 22 साल नौजवान। मोहम्मद यूनस का ये बेटा है, ठंडा पानी पंचग्राही से इसका ताल्लुक। उसके बाद दोनों बॉडीज़ अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद ये अपने इलाकों के लिए रवाना की गई हैं। इतलात हैं कि अब से कुछ देर बाद इनकी यहाँ तदफीन होगी। और जो नौजवान ज़ख्मी हुआ है, मोहम्मद ज़ुबैर का बेटा है, असद नाम है, 23 साल। 20, 22 और 23 साल के नौजवान हैं। और असद, जिसका ताल्लुक दरहाल से है, ये अस्पताल में GMC में इस वक्त ज़ेर इलाज है। लेकिन इस हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर मौत हो गई और पुलिस अथॉरिटीज ने भी इसकी कंफर्मेशन कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बजट के हवाले से हमने आपको बताई ही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकज़ की तरफ से क्या और यूनियन टेरिटरी की हुकूमत का जो पहला बजट होगा क्या हिकमत अमली है। लेकिन मुश्किलात माली तौर पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के अंदर भी हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी। ज़रा ये मुकम्मल खबर आपके सामने रखेंगे, इसहाक हमें ज्वाइन करेंगे और साथ साथ जैसे ही ये खबर कंप्लीट करेंगे आपकी कॉल्स पर आएंगे। 9:41 हो गए हैं। सिर्फ 4 से 5 मिनट के बाद ये खबर रखने के बाद आप कॉल करना शुरू करेंगे। नए लोग ज्वाइन करें, कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे एक खबर के बाद और उसके बाद एक एक करके मौसम के अपडेट। लेकिन खबर जरा लद्दाख से, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी वही मुश्किलात, जहां पर जिस तरह के खदशात का इजहार जब माली साल 2025-26 का बजट मरकज़ ने पेश किया तो कई तरह के खदशात का इजहार किया गया। और इस बार जो काउंसिल्स हैं, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेह और करगिल, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है और एक तरह से डर भी है कि मुश्किलात माली साल के दौरान आएंगी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर ये जो बजट में एक भारी कमी की गई है, जो तकरीबन सालाना जो एलोकेशंस थी 344 करोड़ रुपए, वो कम की गई हैं और वो 272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। इस मामले को संजीदगी के साथ टैकल किया जाए या देखा जाए। बाज़ाब्ता तौर पर जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो मरकज़ी क़यादत के साथ इस मामले को उठाएंगे और मरकज़ की तरफ से जो इमदाद ख़ास तौर से दोनों काउंसिल्स को मिलनी चाहिए थी वो नहीं। अगरचे 2 बड़े इदारे हैं, बाख्तियार हैं, लेकिन बात जब फाइनेंशियल फ्रंट पे आती है तो तब इस बार मायूसी इस बजट के बाद इनको हाथ लगी है और माली साल में खदशात जाहिर किया जा रहा है कि शायद माली बहरान की तरफ लद्दाख की दोनों काउंसिल्स इशफाक ना जाए। याद रखिएगा, मरकजी बजट के अंदर एक फिगर दे दिया गया था और कमोबेश 70 करोड़ से ज़्यादा बजट जो एनुअल बजट था उसमें कट लगा था, जिसको लेकर अब ताशी गेल्सन जो चेयरमैन लेख के, उन्होंने भी अपना एतराज़ जताया और कहा कि वो ये मामला मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ उठाएंगे। उसी तरीके से जो CC कारगिल है,
मोहम्मद जफ़र खून साहब, उनका भी इसी तरीके का मानना है कि तकरीबन जो काउंसलर्स के बजट और बजटिंग का जो सिलसिला जिस तरीके से इसको कटौती हुई है उससे तरक्याती मंसूबों पर एक बड़ा सवाल उठेगा। इस तरीके से दोनों काउंसिल जो है वो इस वक्त एक पेज पर है और जो ये मान रहे हैं कि जनाब सूरत हाल ये है कि हमारा काम होते हुए रुक रहा है। नाराजगी जब बढ़ रही है तो दोनों काउंसिल्स आइंदा दिनों में आप देखेंगे या जिम्मेदारान जो है वो मरकज के साथ भी सिचुएशन और काउंसिल्स की तरफ से ये मामला मरकज के साथ उठाए जाने की जो है वो उम्मीद भी की जा रही है और प्लान भी बनाया जा रहा है। 2024-25 में जो पैसा लद्दाख को मिला था वो 5,958 करोड़ रुपए थे और 2025-26 का 4,692.15 करोड़ रुपए। मोहम्मद इसहाक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इसहाक, एक तो ये बताइएगा कि ये जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बार की जो ग्रांट्स है उसके बाद किया जा रहा है, क्या हिकमत अमली अब इसके बाद काउंसिल या जिम्मेदारान की रहने वाली हैं लद्दाख यूटी के अंदर? जी आसिफ, आपको बता दें रिसेंटली जब बजट पेश किया गया यूनियन बजट, तो उसमें लद्दाख के बजट के कटेलमेंट के बाद लद्दाख के अंदर खासकर LHDC करगिल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बजट कटेलमेंट के ऊपर काफी कंसर्न दिखाया गया था। और अब जिस तरह से हिल काउंसिल्स में बजट की और कटौती देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं लद्दाख के अंदर और LHDC लेह और करगिल में जो कैपेक्स के अंदर डेवलपमेंट वर्क्स होता है उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि TC लेह और TC करगिल दोनों ने इसके ऊपर अपना कंसर्न बड़े लेवल पे देखा गया है। आपको बता दें कैपेक्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ दूर दराज के एरियाज में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बजट को डिवाइड किया जाता है और उस बेसिस पे मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में काउंसलर के कॉन्स्टिट्यूंसीज में डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए प्लानिंग बनाया जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर काफी बड़ा कंसर्न इस वक्त देखने को मिल। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि एक तरह से माली तौर पर खसारे की तरफ कहीं यूटी तो ना चली जाए, जब आप 1200-1300 करोड़ की डायरेक्टली कमी कर रहे हैं और पिछले दिनों तो सीधे तौर पर इसकी अनाउंसमेंट हुई, इसके बाद इस गैप को या खुदा न खास्ता कल कोई बहरान पेश आता है या कहीं मुश्किलात आती हैं तो ऑप्शंस फिर क्या हैं? क्योंकि लद्दाख के अंदर भी लगभग मुश्किलात जम्मू कश्मीर की तरह हैं। जब अपने वसाइल की बात आती है तो तब इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मकामी सतह पर शायद इस गैप को दूर किया जा सके। जी, लद्दाख का अगर हम मुकामी मसाइल की बात करें तो इस वक्त जो है डिपेंडेंट पूरा जो बजट एलोकेशन होता है वो यूनियन गवर्नमेंट से ही होता है जी। इसमें लद्दाख के लिए जो SDP में बजट होता है, आपका कैपेक्स में बजट होता है, तो इससे इस वक्त जो लगभग यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो है जो 372 करोड़ के करीब जो कैपेक्स में LHDC का बजट में कटौती देखने को मिला है। 344 जो करोड़ जो है के हवाले से जो बजट लद्दाख का जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो इससे लद्दाख के डेवलपमेंटल वर्क्स के ऊपर काफी असर यकीनन देखने को मिल सकता है। और यही बात जो है LHDC करगिल के काउंसलर्स ने ज्वाइंटली मिल के कटेलमेंट के ऊपर अपना कंसर्न दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और तो अब ये बताइएगा इसहाक, क्या मरकजी हुकूमत या वजारत दाखिला की तरफ से कोई एश्योरेंस आई है कि इसको दोबारा देखा जाए, जब ऑलरेडी बजट टेबल किया गया, लेकिन अभी उम्मीद है कि जब मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के वहां पर बोलेंगे तो हो सकता है कोई अमेंडमेंट वजीर दाखिला की वजीर खजाना की तरफ से सामने रखी जाए, कोई बात आगे रखी जाए। तो क्या हम ये माने कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है लद्दाख की लीडरशिप और दिल्ली के बीच में? जी, पिछले साल अगर हम पिछले साल के बजट की बात करें, यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और उसमें उस वक्त जो है जब बजट रिवाइज हुआ था और उस बजट में जब कटौती हुई थी, उस वक्त सभी स्टेक होल्डर्स ने यूनियन मिनिस्टर के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ इश्यूज टेकअप किया था। और जो LHDC का कैपेक्स का जो बजट उस वक्त कटा था उसको वापस जो है वो दिया गया था और इसके ऊपर बाज़ाबिता मीटिंग भी हुआ था एडवाइजर के द्वारा कि जो बजट वापस मिला है उसको ऊपर काम किया जाए।
लेकिन अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट में कटौती हुई है, अब इस विषय के ऊपर सीसी लेह भी इस इश्यू को टेकअप करने जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, सीसी करगिल भी टेकअप करने जा रहे हैं और एमपी की तरफ से फिलहाल इसके ऊपर बयान देखने को। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख के अंदर बजट को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। सीसी लेह और सीसी करगिल दोनों एक पेज पर आ गए हैं, मेंबर पार्लियामेंट एक पेज पर है। देखना होगा कि अब लद्दाख की आवाम को कितनी बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। फटाफट से जनाब हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आपने कॉल करना शुरू करना है। लेकिन अब आपकी और हमारी जब गुफ्तगू होगी तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, अब आपने टीवी का ऑडियो बंद करना है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू करनी है। आप टीवी को सुनकर हमारे साथ बात नहीं करेंगे, बल्कि फ़ोन के ज़रिए से ही आप हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। इसलिए टीवी की आवाज़ वो लोग बंद करेंगे जिन्होंने हमारे साथ बात करनी है। जामिया अल्फाज के साथ थोड़ा सा वक्त लेकर दूसरों को भी वक्त दे ताकि सबकी आवाज़ को ले सके। कमोबेश हमारे पास 12-13 मिनट है, तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को ले सके और आखिर पर आपको वेदर अपडेट भी बताना है। चलिए, पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं अर्ज ये स्मार्ट सिटी मज बस स्मार्ट सिटी बस योतान बहुत रोजान ये उमराबाद, मगर यह शालटेंग तान पे बोन लाल चौक पे शालटेंग तान मोड़ करान स्टूडेंट जमात बुजुर्ग जन बोन पे वसन पे बीस गाड़ी इंतजार कर अगर लावेपुर गन या नारबल गन। यह कतो कत तुझे में MLA साहब करा साहब मगर तम कोर पे बेबसी हूं इजहार। मेहरबानी कर हुकाम तिम तान कोत्ताम यहान ये लाल चौक पे कोत्ताम सिटी हंदिस लिमिटस तान योतान नारबल तान सिटी हूं लिमिट तोतान गई बस इन। चलो, सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने बाबत। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। गवर साहब और आशिफ साहब, आदाब। आदाब सर, आदाब जनाब। राकेश कौल बोल रहा हूँ जी। राकेश साहब जी, वो कोई दिन नहीं, बड़ा अफसोस होता है ये एक्सीडेंट सुन के और घरों के चरागान बुझ रहे हैं। मेरा एक अर्ज है कि मैंने कल भी एक एप्लीकेशन लिखी है चीफ सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि जो जगती वाला पोर्शन है हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट वहाँ होता है और जाने चली जाती है, बहुत मुश्किल होता है। इसका वजह यह है कि जो नगरोटा ये माता कंडोली से लेके जगती जो रास्ता वो बहुत ही खराब है, वो चलने के काबिल ही नहीं है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट कि जो R&B को या जो भी महकमा देखता उस रोड को ठीक किया जाएगा ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट उस साइड हो जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पर काम चल रहा है और रास्ता बहुत तंग है, वहाँ कोई देख रखाव नहीं है, न पुलिस का कोई अरेंजमेंट है, न कहीं रेड लाइट है। स्पीड में गाड़ियां आती है और छोटे जो बाइक पे होते हैं, स्कूटी पे कुचल कर चले जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता है। तो अगर वहाँ एक चेकअप होता है SSP ट्रैफिक पे एक चेकअप, जिस तरह ये बाईपास पर रोकते हैं ट्रैफिक को, उसी तरह अगर ये दिन में 4-5 बार एक फ्लाइंग लगाएंगे तो ये हादसे रुक सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि SSP ट्रैफिक, SP रूरल और तमाम लोग जो जम्मू प्रोविंस के हैं वो आपकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि ये ज़ाती मामला नहीं है, एक मिली मामला है। सबकी जानों को बचाने के लिए अच्छी तजवीज़ आपकी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो। हेलो जी। हेलो, नाम बताएं, नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ चावल बर्मन त्राल से जी। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम जासिफ है। जासिम साहब बताएं, करें हुक्म। हमने इनको PhD वालों को लैंड दिया है 2012 अच्छा में 14 कनाल, उस पर सब कुछ काम चल रहा है। उनका वो पानी वहाँ आरिपल से आ रहा है, उधर वहाँ पे स्टोर होता है, फिर जाता है त्राल की तरफ से वो। लेकिन अभी तक हमें गवर्नमेंट ने कुछ ना मुआवजा दिया है, ना नौकरी दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपने लैंड दिया था, डोनेट किया था, तो आपको सरकारी तौर पर कोई कमिटमेंट हुई है? जी जी जी, उन्होंने बोला हम आपको नौकरियां देंगे। ये लिखित है कहीं पर या हवा में है बात? नहीं, लिखित है। तो ठीक है, फिर उम्मीद करें कि इंशाल्लाह आपका मसला हल हो, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। और मुझे याद है कि गुज़श्ता दिनों एक मरकज़ी वज़ीर, रियासती वज़ीर ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि केसेस को कंपाइल किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। लेट अस होप कि आपका मसला भी वहाँ पर हल हो, लेकिन फिर भी ट्रैक पे रखिएगा, रियासती इंतज़ामिया की नोटिस में इस चीज़ को रखिएगा कि आपने ज़मीन अपनी दी और आपका वादा है उसको पूरा करें। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो। हेलो जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये उमर कॉलोनी सी पे उमर कॉलोनी लाल बाजार। अहन अहन ये स्ट्रीट लाइट कहें बे ड्रेनेज। चलिए सठा शुक्रिया कॉल बहुत करने शुक्रिया। बहुत। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी जल्दी जल्दी से। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? जी गुलाम हसन रतियाबाद से सर। जी हसन साहब। जी गुलाम हसन साहब। सर मे अर्ज तुम चलायो अम ब्रो प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन स्टूडेंटन मुतलिक अगर कह मैट्रिकस मज या 12th मज तम कुछ वजह हुकूमत दित कहें तो अम खतर गवर्नमेंटन कोर्मुत प्रोग्राम तुम हेकन बे पन यह कर। अहन सर मे बच्चे इत पे तस गई कह प्रॉब्लम सह 12th पे तम कोर CBSE गुत 12th सह पे ब्रो कुन दित कह क्या प्रोसेस कर कमन सत करो रबत यम पता लगे कि सह कित पे दित। तुम फर्स्ट ईयर वन ज्वाइन कर। ना सर तमन 12th रोदमुत ये पे। अच्छा 12th रूदमुत। अहन मे बसान अत प्रॉपर कि बोर्ड किस जिम्मेदार करू तुम डिस्ट्रिक्स अंदर कत तम हेकन तुम बेहतर वत अत अंदर वन अमे अलाव तरो कोशिश वुचन क्या वत मे जहनस मज अत कि क्या वत लेकिन प्रॉपर प्लानिंग क्या वो विल फाइंड आउट एंड हम आप तक जरूर पहुंचेंगे वो बात लेकर। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वसान सुबह वाकस नटीपोरा पे। अहन तो अत त्रावान रामबाग कॉकर वल छोटा दरियाबस मज कॉकरन हुंद अत हून तो ग्रांट तीस दिवान पकन। सड़ा शुक्रिया कॉल करने। ये भी बड़ा अफसोस का मकाम है कि लगातार हम जब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और हम अपने माहौल का अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जब म्यूनसिपल की गाड़ी आपके पास आ रही है और शहर श्रीनगर के अंदर सफाई का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम भी है, लेकिन उसके बरक्स भी जिस तरीके से हम नदी नालों को और इन फ्लड चैनल्स को तबाह कर रहे हैं। एक दस्तक बहुत पहले हमारे पास आ चुकी है जिसने सब कुछ हमसे छीन लिया था। अल्लाह अल्लाह करके कुछ लोग बचे उस वक्त, लेकिन अगर अभी भी सूरत हाल यही रही तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं वो अपना कारोबार करें, लेकिन हलाल तरीके से करें, किसी को इसका नुकसान ना हो, इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज बस इतनी ही कॉलें हम आपको ले पाएंगे क्योंकि 9:55 का वक्त हुआ चाहता है। चलते चलते ज़रा आपको वेदर अपडेट बताते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत हाल है क्या, रात किस पारे पर ठहर चुकी थी। श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत में बेहतरी, मनफी के बजाय बेहतर दर्जा हरारत 4.0 डिग्री। आज दिन में धूप। काजीगुंड 1.6 डिग्री, मनफी यहाँ से भी हट चुका है। कुपवारा में 8.0 डिग्री, लेकिन आज बारिशों का इम्कान है, लेकिन बेहतरी हुई है। पहलगाम सिर्फ मनफी 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो सर्द इलाका भी पहलगाम है। और आज धूप यहाँ पर की। गांधरबल के अंदर पहाड़ी इलाकों के अंदर आज बारिशों का इम्कान है। 3.2 डिग्री रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा में रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज बारिशों का इम्कान है। बारामूला 3.0, पुलवामा 2.2, बडगाम 2.9 और शुपियां सरतनी इलाका जहां पर मनफी 0.2 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू सूबे के स्टेशन पर आते हैं तो जम्मू प्रॉपर के अंदर 11.0 डिग्री सेल्सियस आज पूरे दिन धूप होगी। सांबा 6.4 डिग्री सेल्सियस कम से कम रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। कटरा के अंदर 11.4 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रामबन 11.6 और किश्तवाड़ के अंदर 6.9 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज पूरे दिन धूप रहेगी। पुंछ 10.3 बेहतरी हुई है, लेकिन आज बारिशों का इम्कान है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर करगिल में सबसे पहले बात करेंगे जहां पर मनफी 12.0 डिग्री रात का कम से कम दर्जा हरारत। करगिल आज बादल और धूप एक साथ आपको दिखेंगे। लेह के अंदर मनफी 8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे सरतरीन इलाका पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हम बात करें तो द्रास जो अभी भी सरतरीन है, मनफी 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रात का कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। तो नाज़रीन, ये तो थी बात मौसम के मिजाज की। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला रहेगा जारी। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में एक और खबरनामा।